स्टूडियो में आपका स्वागत है एरी टटार का, रीबूट सेंटर के इंग्लिश डायरेक्टर और इट्स नून इन इजराइल न्यूज़लेटर के एडिटर। एरी स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय इजराइल में काफी चिंता है, न केवल अमेरिका और ईरान के बीच हुए इस समझौता ज्ञापन को लेकर, बल्कि खास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच संबंधों को लेकर भी। आप क्या जानकारी साझा कर सकती हैं? मुझे लगता है संदर्भ देखना जरूरी है। 4-5 महीने पहले नेतन्याहू की योजना थी कि ट्रंप को इजराइल में विजय यात्रा के लिए बुलाया जाए। क्लाइमैक्स ये था कि ट्रंप को इजराइल पुरस्कार और नेतन्याहू को ऐसा जोरदार समर्थन मिलता जिसे वो सितंबर या अक्टूबर तक हर चुनावी विज्ञापन पर इस्तेमाल कर सकते। लेकिन अब मुझे लगता है कि कम से कम 3 कारणों से यह बिल्कुल भी संभव नहीं है। पहला, मुझे नहीं लगता कि इजराइल अभी किसी विजय यात्रा के मूड में है। साफ तौर पर कहूं तो हर मोर्चे को देखते हुए यह बिल्कुल भी वो चीज नहीं है जिसके बारे में ज्यादातर लोग सोच रहे हैं। दूसरा कारण यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की हालिया टिप्पणियों को देखकर मुझे नहीं लगता नेतन्याहू उन पर पूरी तरह भरोसा कर सकते हैं कि वह उन्हें शानदार समर्थन देंगे। मुझे लगता है तीसरा कारण हालिया सर्वेक्षणों के अनुसार यह है कि इजरायली मतदाता भी शायद ऐसा नहीं देखना चाहेंगे। हाल ही में एक सर्वेक्षण में दिखाया गया कि इजराइल के दक्षिणपंथियों में ट्रंप को समर्थन देने वालों की संख्या 75% से घटकर अब सिर्फ 50% रह गई है, और यह खास तौर पर नेतन्याहू के समर्थकों से जुड़ा है। अब सवाल है, क्या नेतन्याहू सच में ट्रंप का समर्थन चाहते हैं, भले ही ट्रंप उनका समर्थन करें? खैर, इसी बात को लेकर रिपोर्ट्स आई हैं कि लिक्विड ने चुनावों से पहले अपने प्रचार अभियानों के विज्ञापनों में बदलाव किया है, क्योंकि अमेरिकी नेता और इजरायली नेता के बीच का रिश्ता उतना मजबूत नहीं है जितना कई लोग चाहते हैं। जो भी मिस्टर सिक्योरिटी बनकर चुनाव लड़ रहा है, वो यही चाहेगा कि ये रिश्ता मजबूत रहे। क्या ये सही है? मैं कहूंगा कि यह निश्चित रूप से सही है। मुझे लगता है कि नेतन्याहू की चुनौती यह कम होगी कि वे उनके ट्रंप के साथ रिश्ते को कैसे पेश करें, और ज्यादा यह होगी कि वे ईरान और ईरान संघर्ष के समग्र परिणाम को खासकर लेबनान में कैसे पेश करें। वो कह सकते हैं कि ट्रंप से उनके बहुत अच्छे संबंध हैं और आने वाले महीनों में ट्रंप को ध्यान में रखकर सियासी मुद्राबाजी देख सकते हैं। लेकिन जब असल बात आती है तो मुझे लगता है कि जमीन पर मौजूद तथ्य ही आखिरकार निर्णायक होंगे। क्या बीबी ने ट्रंप प्रभावित दुनिया में इजराइल के हितों को सुरक्षित किया है, या इसमें वे असफल रहे हैं? चुनाव में उनके मतदाता यही सवाल पूछेंगे। कई लोग सुझाव दे रहे हैं कि गादी आइजनकोट भविष्य में प्रधानमंत्री बन सकते हैं। नफ्ताली बेनेट, याइर लापिड, ऐसे कई नाम हैं जो इजराइल के भविष्य के नेता हो सकते हैं। लेकिन सुझाव ये है, और कई लोगों की चिंता ये है, कि आखिर कौन है जो विश्व मंच पर जरूरी कदम उठा सकता है। इस मामले में आप कौन सी जानकारी साझा कर सकती हैं? क्या यह मतदान के समय मतदाताओं का सबसे बड़ा मुद्दा है, या फिर वे सिर्फ सुरक्षा ही नहीं बल्कि जीवन यापन की लागत और इस बेहद महंगे देश में किसी तरह गुजारा करने को लेकर ज्यादा चिंतित हैं? मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि यह अर्थव्यवस्था के बारे में होगा, लेकिन अगर मुझे इस पर दांव लगाना पड़े तो मैं तुरंत अपना सारा पैसा हार जाऊंगा। अगर आप स्मोट्रिच से पूछना चाहें, जैसा कि उन्होंने हाल ही के एक इंटरव्यू में कहा था, तो आपको आर्थिक मुद्दों पर आधी सीट भी नहीं मिलती, और अगर वित्त मंत्री ऐसा कह रहे हैं तो मैं उन पर भरोसा करूंगा। मुझे लगता है कि जब बात आइजनकोट की आती है, अगर लोग सच में पूछ रहे हैं कि वह विश्व मंच पर इजराइल को कैसे पेश करेंगे, तो मैं जरूरी नहीं कहूंगा कि वो वही व्यक्ति हैं जिनके पास मैं जाऊंगा। उनकी अंग्रेजी की पकड़ वास्तव में वैसी नहीं है जिसे मैं सबसे अच्छी कहूं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि वह विश्व मंच पर एक अलग तरह की छवि पेश करते हैं। इस अगले चुनाव में इजरायली वास्तव में जिस चीज की तलाश कर रहे हैं, वो है कोई ऐसा व्यक्ति जो असल में दिखा सके कि आज का इजराइल क्या है, और वो है 7 अक्टूबर के बाद का इजराइल, जो शायद अधिक एकजुट और कम विभाजित हो। आइजनकोट शायद विकल्प हो सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मुझे लगता है कि विपक्ष में यह इस बात पर निर्भर नहीं करेगा कि कौन विश्व मंच पर सबसे बेहतर ढंग से देश का प्रतिनिधित्व कर सकता है, बल्कि सिर्फ इस पर कि चुनाव के समय नेतन्याहू का सामना कौन कर सकता है।